राधा नई नई शादी करके अपने ससुराल आई थी। उसे अपने ससुराल के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वह रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन शांति वहाँ आती है, जो कि एक नंबर की चोर थी। वो जहाँ भी जाती उसे कुछ भी पसंद आता तो वो चुरा लेती थी। ये क्या बहू, तेरी सास तो बहुत जालिम निकली। मैं तो उसे बहुत सीधी समझती थी, लेकिन वो तो बहुत चालाक निकली। लेकिन आंटी जी, आप माँ जी को ऐसे क्यों बुला रही है? आप है कौन? मैं तुम्हारी पड़ोसन शांति हूँ और तुम्हारी सास की बहुत अच्छी सहेली भी हूँ। आप उनकी सहेली होकर उनकी बुराई कर रहे हो? ये तो गलत बात है। मैं अभी माँ जी को बुला के लेके आती हूँ और उनको सब बता दूंगी। हाँ बहू, तुझे बताना है तो बता दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे मेरे स्वभाव के बारे में अच्छे से पता है। मैंने तो ये सब इसलिए बोला ताकि देख सकूं कि तू अपनी सास को कितना प्यार करती है या फिर प्यार नहीं करती है। लेकिन अच्छा लगा ये देखकर कि तुम अपनी सास से बहुत प्यार करती हो। अच्छा तो ठीक है आंटी जी, आगे से मेरी सास की बुराई मेरे सामने मत करना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी सास की बुराई नहीं। मैंने तेरी सास की बुराई नहीं की है, बल्कि जो सच है वही बोला है। हाँ, मैं तेरे मन की ले रही थी, लेकिन अभी तेरे हाथ की मेहंदी ठीक से छूटी नहीं है और तू रसोई में खाना बना रही है। ये चीजें मुझे ठीक नहीं लगी। तेरी सास को इसके बारे में सोचना चाहिए ना। आंटी जी, मेरी सास ने तो मना ही किया था, लेकिन मैं बैठे बैठे ना परेशान हो गई थी, तो मैं खुद से ही काम कर रही हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन वो महारानी कहाँ है? जब से बेटे की शादी हुई है मोहल्ले में दिखाई नहीं दे रही, मानो खुद ही दुल्हन बन गई हो। वो अपने कमरे में है, आप कहें तो बुला दूं? नहीं बहू, रहने दे। अब मैं किसी और दिन आऊंगी, जब वो अपने काम से फ्री हो जाए। बता दियो कि शांति आई थी। अगर उसे मिलना होगा तो मेरे घर आकर मिल लेगी। अब मैं जाऊंगी, मेरे घर में भी काम पड़ा है। ठीक है आंटी जी, मैं उन्हें बोल दूंगी, वो आपसे खुद आ जाएंगी मिलने। शांति इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नजर चांदी के गिलासों पे पड़ती है, जिसे देखते उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो राधा से बोलती है, बहू, मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन तेरे घर आई हूँ। एक कप चाय ना सही, कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दे। बहुत गर्मी हो रही है बाहर। माफ कीजिए आंटी जी, मैंने आपसे बात करने के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने आपको पानी तक भी नहीं दिया। कोई बात नहीं बहू, काम के चक्कर में दिमाग से निकल जाता है। बहुत छोटी बात है। आंटी जी, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। राधा इतना कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, शांति दोनों चांदी के गिलास उठाकर अपने पल्लों में छुपा के चली जाती है। राधा फिर से अपने कामों में लग जाती है। तभी उसकी सास माला उसे आवाज देती है, राधा बहू, कहाँ है तू? जरा जल्दी से मेरे कमरे में आ। जी माँ जी, अभी आ रही हूँ 2 मिनट में। माफ कीजिएगा माँ जी, मैंने चावल चढ़ाए थे गैस पर, तभी मैंने आपको बोला 2 मिनट में आ रही हूँ। कोई बात नहीं बहू, वो मैं शादी का सारा सामान रख रही थी, वरना पता चले कि कोई सामान टूट जाए, इसलिए मैं तुझे रसोई से बुला रही थी। अच्छा जा, एक काम कर, रसोई में जो चांदी के गिलास मैंने तुझे निकालने के लिए दिए थे, वो गिलास वापस ले आ। मैं रख देती हूँ, सेट के साथ के हैं, वरना खराब हो जाएंगे, और अगर खराब हो गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। वैसे भी शादी के टाइम पे बहुत लोगों की नजर थी उस पे। बिल्कुल सही कहा तूने, मुझे तो यही डर लगा रहता है हर टाइम कि कहीं उस गिलास को कोई चुरा ना ले। हाँ माँ जी, मुझे इसी बात का डर है। देखिए, मैं फिर से बातों में लग गई, मैं गिलास लेके आती हूँ। राधा रसोई में जाती है और पूरी रसोई को छान मारती है, लेकिन उसे चांदी की गिलास नहीं मिलती है। वो भागकर अपनी सास के पास जाती है, उन्हें गिलास की चोरी की बात बताती है, जिसे सुनकर माला बोलती है, पता नहीं किसके हाथों में आग लग गई थी, जो मेरे घर का चांदी का गिलास ही उठा के ले गया। भगवान करे उसके वहीं से हाथ ही टूट जाएं। बस कीजिए माँ जी, आपके बोलने से गिलास वापस थोड़ी आ जाएगा। बिना बात के आपकी जुबान गंदी हो जाएगी। राधा जैसे तैसे करके अपनी सास को शांत करवाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन माला शांति से मिलने उसके घर जाती है। तभी शांति माला से बोलती है, आज सूरज कहाँ से निकल आया जो तू मुझसे मिलने आ गई? ऐसे ही बस मन किया तो आ गई। अगर अब तू ताना मारेगी तो मैं चली जाऊंगी वापसी। तू गुस्सा मत कर, मैं तो मजाक कर रही थी। और तू बता, अपने बेटे की शादी में सिर्फ खर्चे ही किए हैं या फिर तुझे कुछ मिला भी है? मिला है, बहुत मोटा माल मिला है। ये देख मेरे सोने की चैन, मुझे मेरे बेटे की शादी में मिली है। बता कैसी है? ये तो बहुत मोटी है
और चमक भी रही है। तेरे अंदाजे से कितनी होगी? ये चैन पूरे 2 लाख की है। मेरी तो सुनते ही आंखें खुल गई थी। मेरा दिल खुश हो गया था इस चैन को देखकर। अरे खुश होने वाली बात ही तो है। जिसे इतनी मोटे सोने की चैन मिल जाए वो रोएगा थोड़ी ना। चैन देखने के बाद शांति की नजर उस पे से हटी नहीं रही थी। शांति उसे अपनी बातों में फंसाकर माला की चैन कब हाथ से साफ कर देती है उसे पता ही नहीं चलता है। देखते ही देखते 2 घंटे निकल जाते हैं। तभी माला उससे बोलती है, देख, आज मैंने तेरे घर बैठकर सारे दिन का कोटा पूरा कर दिया। अब मत बोलियो तू कि मैं तेरे घर नहीं आती हूँ या तेरे साथ बैठती नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। अब जब मेरा मन होगा ना तुझसे मिलने का तो मैं आ जाया करूंगी और तुझे कोई ताना भी नहीं मारूंगी। चलो अब चलती हूँ मैं। बहू अकेली होगी घर पर, फिर आऊंगी मौका निकाल कर। माला इतना कहकर अपने घर जाने लगती है। तभी बीच में उसे उसकी पड़ोसन मिल जाती है और वो उसे अपने साथ मार्केट लेके चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो मार्केट से घर आती है तो उसकी बहू राधा उसी गले में सोने की चैन ना देखकर उससे बोलती है, माँ जी, आपकी सोने की चेन कहाँ गई? जब आप शांति आंटी के घर गई थी तब तो आपने पहनी थी। हाँ, तब तो मेरे गले में सोने का हार था। फिर मैं अपनी एक पड़ोसन के साथ मार्केट चली गई। मुझे लगता है वहीं किसी ने अपना हाथ साफ कर दिया होगा। माँ जी, अब क्या करती है? अभी चांदी के गिलास के गायब होने का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अब आपने सोने की चैन गायब होने का सदमा दे दिया। राधा और माला उदास होकर आपस में बातें कर रही थी। तभी राधा का पति राहुल वहाँ आता है और बोलता है, क्या हुआ? किस बात पर सास बहू का मुंह बना हुआ है? राहुल जी, माँ जी की सोने की चैन चोरी हो गई। वो मार्केट गई थी तब। क्या माँ, ये क्या किया आपने? 2 लाख की सोने की चैन गायब कर दी? बेटा, एक तो मुझे पहले ही इतना दुख है और ऊपर से तू बोल बोल कर मुझे और अफसोस में डाल रहा है। अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। आपको अफसोस में क्यों डालूंगा मैं? लेकिन माँ, 2 लाख कम नहीं होते हैं। 2 लाख का नुकसान हो गया है, उसकी चिंता तो होगी ना। राहुल जी, ये दूसरी चोरी है। पहली चांदी का गिलास गायब हुआ और दूसरी अब चेन। जब किस्मत ही खराब हो तो क्या ही कर सकते हैं। अब अफसोस करने के अलावा कोई रास्ता तो है नहीं। चोर उन्हीं के बगल में था, ये बात किसी को पता ही नहीं थी। उनकी पड़ोसन ही सभी चोरियां कर रही थी क्योंकि सारी चोरी वही कर रही थी। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन एक साड़ी वाला साइकिल में बहुत सारी साड़ियां बेचने के लिए आता है। तभी मोहल्ले की औरतें कुछ साड़ियां खरीदती हैं। वो सभी मोहल्ले की औरतों को साड़ी में बिजी देख के शांति 2 साड़ियां उठाकर पीछे से जा ही रही होती है। तभी साड़ी वाला उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और बोलता है, ए चोर कहेगी, अरे तेरे को क्या लगा तू मेरी सारी चोरी करके निकाल लेगी और मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगा? ले, पकड़ लिया तुझे। ये तू कौन है? मेरा हाथ छोड़। मैं तुझे कोई चोर दिखाई देती हूँ क्या? शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। तू इससे पहले भी मेरी दुकान पर आई थी और मेरी बहुत सारी साड़ियाँ चोरी करके ले गई। अब मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब मुझे पता चला तब मैंने तुझे ढूंढा, लेकिन तू मुझे मिली नहीं क्योंकि मुझे तेरा घर पता नहीं था। लेकिन तू आज मेरे पहचान में आ गई और इसीलिए मैं इस मोहल्ले में साड़ी बेचने आया, ताकि मुझे पता था कि तू दोबारा चोरी करने आएगी और मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अब देख, मैंने तुझे पकड़ लिया। साड़ी वाले की बात सुन के सभी मोहल्ले की औरतों के होश उड़ जाते हैं और उनकी चोर पड़ोसन का राज सबके सामने आ जाता है और शांति की पूरे मोहल्ले में बहुत बदनामी होती है। सुमन अपनी सेज पर बैठी अपने पति रोहित का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर रोहित आ जाता है और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर सुमन रोहित को रोक देती है और उससे कहती है, रोहित जी, मैं आपसे प्यार नहीं करती, साथ ही मैं आपसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। शादी नहीं करना चाहती थी? अरे जब तुम शादी नहीं करना चाहती थी तो तुमने मुझसे शादी करी क्यों? माफ करना रोहित जी, पर मैंने ये शादी अपने माँ बाप के दबाव में आकर की है। मैं पहले से ही किसी और से प्यार करती हूँ क्योंकि मैं अपने माँ बाबा के खिलाफ कभी नहीं जा सकती थी, बस इसीलिए मैंने। सुमन की बातें सुनकर रोहित कुछ नहीं बोलता और अपना पिलो लिए वहाँ से चला जाता है। अपने पति को ऐसे कमरे से बाहर जाता देखकर सुमन उसे रोकना तो चाहती थी, पर वो उसे रोक नहीं पाती। अब अगली सुबह सुमन जब नहाकर अपने कमरे के शीशे के सामने बैठी होती है, तभी वहाँ पर रोहित आता है और सुमन से कुछ ना बोलते हुए सीधा बाथरूम में चला जाता है। ये देखकर सुमन उससे बात करने की सोचती है और अब जब रोहित नहाकर बाहर निकलता है, तब सुमन उसे अपने पास बैठाकर उससे कहती है, रोहित जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। देखो रोहित,
हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसकी जगह किसी और को देना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ किसी को जानती तक नहीं हूँ सिवाय आपके और माँ जी के, तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझें। मैं जानता हूँ सुमन कि तुम्हारा दिल मुझे अपनाने को नहीं कर रहा है, शायद इसीलिए तुमने मुझे रोका, पर मैं भी तुम्हारा पति हूँ। अब हमारी शादी हो चुकी है और एक पति कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी और के बारे में सोचे। बस इसलिए आज मैं तुम्हारे आगे 2 ऑप्शन रखता हूँ। पहला, क्योंकि तुम किसी और से प्यार करती हो इसलिए तुम मुझे तलाक देकर चली जाओ। दूसरा, अगर तुम मुझे अपना पति मानती हो तो प्लीज अपने पास्ट को बीच में मत लाना। रोहित जी, मैं आपको तलाक नहीं दे सकती। अगर आपको तलाक देना ही होता तो शायद मैं आपसे कभी शादी ही ना करती, पर अगर मैंने आपसे शादी की है तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये शादी निभानी है और इस रिश्ते को हम तभी अच्छे से निभा पाएंगे जब हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे। इसीलिए एक पति पत्नी का रिश्ता निभाने से पहले मैं आपकी एक अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। हम बाहर की दुनिया के सामने एक पति पत्नी रहेंगे, पर जब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं जाते तब तक हम दोस्त ही रहेंगे। सुमन भले ही रोहित से प्यार ना करती हो, पर रोहित सुमन से बेहद प्यार करता था और इसलिए वो उसके इस फैसले का मान रखता है। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सुमन की सास विमला सुमन के कमरे में आती है और उससे कहती है, बहू तू अभी तक कमरे में क्या कर रही है? तुम दोनों भूल गए कि आज तुम दोनों को मंदिर जाकर माथा टेकना है। विमला काफी बूढ़ी थी, पर उसने मेकअप इस कदर किया था जैसे अभी वो 55 की ना होकर 22 साल की एक जवानी लड़की। अपनी सास को ऐसे देखकर सुमन मन में कहती है, ये माँ जी को क्या हो गया है? माँ जी इस उम्र में ऐसे? क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों देख रही है मुझे? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। वैसे माँ जी, कल हमारी शादी थी, तब आपने मेकअप किया, समझ आता है, पर आज आपने खुद को इस तरह क्यों संवारा हुआ है? अब बहू, सजने संवरने की भी कोई उम्र होती है क्या? देख बहू, भले ही तेरी सास 55 की है, पर उसका दिल आज भी 55 का ही है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। बहू, तूने कुछ कहा? नहीं माँ जी, मैं क्या ही कहूँगी। फिर ठीक है। रोहित बेटा, चल तू भी जल्दी से तैयार हो जा और बहू को लेकर मंदिर चले जाओ। माँ, आज नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। विमला अपने बेटे से कुछ बोलती उससे पहले ही वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद विमला अपनी बहू को खुद ही मंदिर ले जाती है। मंदिर में जाकर सुमन भगवान के दर्शन कर ही रही होती है, तभी वहाँ दूसरी तरफ विमला मंदिर के बाहर अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। वो उसका इंतजार कर रही थी, तभी विमला को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिरने लगती है। वो गिरती उससे पहले ही वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और विमला को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसको एक पेड़ की छांव में बैठाकर पानी पिलाता है। वो लड़का देखने में बहुत हैंडसम था। उस लड़के को देखकर विमला कहती है, थैंक यू बेटा। थैंक यू किस बात के लिए कह रही हो आप? और बेटा किसे कह रही हो? तुम्हें बोल रही हूँ, और किसे कहूँगी? मैं किसी का बेटा बेटा नहीं हूँ, मुझे वीर कह सकती हो आप। ये कैसी बात कर रहा है बेटा तू मुझसे काफी ज्यादा छोटा है। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप मुझसे कितनी बड़ी हो, पर मैं आपको ना ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप उम्र में बड़ी बिल्कुल भी नहीं लगती हो। आपको पता है, आप मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी लगती हो। वीर के मुंह से खुद की तारीफें सुनकर विमला को मानो बहुत सुकून मिलता है और वो उससे बहुत सारी बातें करना शुरू कर देती है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि वीर उसकी सास के बेहद ही करीब बैठा है और उससे हंस हंस कर बातें कर रहा है। ये देखकर सुमन को खुद की आंखों पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद वो अपनी सास के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? आप इस लड़की के साथ क्यों बैठी हैं? बहू, ये मेरा दोस्त है। दोस्त? ऐसे कैसे हो सकता है? वीर तो मेरा एक्स है और जहाँ तक मैं जानती हूँ वीर की दोस्त कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। आखिर वीर चाहता क्या है? वो क्यों मेरी सास के पीछे इस तरह से है? जो भी है, मुझे इसका राज पता लगाना ही पड़ेगा। माँ जी, अगर आपने अपने दोस्त से बात कर ली हो तो क्या हम घर चलें? अपनी बहू की बात सुनकर विमला अपनी बहू के साथ अपने घर आ जाती है। समय गुजरता है और समय के साथ वीर और विमला की नजदीकियां बढ़ने लगती है। विमला अक्सर वीर से मिलने जाया करती और कभी कभी तो वीर भी विमला के घर आया करता। ये देखकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद
सुमन अपने एक्स को फोन करती है और उसकी कॉल रिकॉर्ड करते हुए उससे बात करती है। हेलो वीर, आखिर तुम मेरी सास से क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी सास से कुछ नहीं चाहता और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। पर सच बताऊं, मैं उस बुढ़िया को इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। पर वीर, तुमने जैसी हरकतें की वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अब शादीशुदा हूँ और मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, दिल में एक एहसास जरूर रह गया था, पर तुमने जो भी हरकत मेरी सास के साथ की, मैं उसको चाहकर भी नहीं भूल सकती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगी और अगर तुमने मुझे भूलना चाहा भी ना, तो भी मैं तुम्हें अपने आप को भूलने नहीं दूंगा। सुमन वीर को कुछ बोलती उससे पहले ही वीर उसका कॉल कट कर देता है। पर कहीं वीर कुछ गलत ना कर ले, बस इसलिए वो खुद से बोलती है। वीर ये सही नहीं कर रहा है, मैं उसको नहीं बता सकती हूँ। बस इसीलिए वो मेरे करीब आने के लिए माँ जी के करीब आ रहा है। जो भी है, मुझे माँ जी से इस बारे में बात करनी होगी। सुमन अब अपनी सास के पास बाहर हॉल में जाती है, जहाँ वो देखती है कि वीर, रोहित और उसकी सास आपस में बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। वीर को देखकर सुमन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है, पर अभी रोहित था, इसलिए सुमन कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में वापस जाने लगती है। तभी रोहित सुमन को आवाज लगाता है। सुमन, तुम कहाँ जा रही हो? आओ हमारे साथ बैठो। सुमन अब ना चाहते हुए भी रोहित के बगल में बैठ जाती है, पर सुमन की नजर सिर्फ वीर पर ही थी। कभी वीर उसकी सास की कमर पर हाथ रखता तो कभी कुछ और करता। ये देखकर सुमन को बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में फूटते हुए कहती है, बस करो वीर, तुम अब और कितना गिरोगे? और माँ जी आप, अरे आप तो अपनी उम्र का लिहाज कर लो, बूढ़ी हो गई हो, पर अभी भी आपकी जवानी वाली हरकतें। अरे अपनी बेटे की उम्र के लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घूम रही हो। ये क्या बोल रही हो सुमन, तुम मेरी माँ के बारे में? मैं जो भी बोल रही हूँ ना, सब सच बोल रही हूँ। सुमन अब अपने पति को सब कुछ बता देती है, तो वहीं अब उसकी सास भी अपने अफेयर को एक्सेप्ट करती है। जिसके बाद रोहित अपनी पत्नी और माँ से कहता है, सुमन, जब तुम्हें पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और माँ, आपको तो शर्म आनी चाहिए। रोहित, मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ये मेरा पुराना आशिक है, पर जब मुझे ये पता चला कि ये माँ जी के जरिए मेरे करीब आना चाहता है, तो मैंने आप सभी के सामने इस बात का खुलासा करना चाहा। अब सुमन उस कॉल की रिकॉर्डिंग सभी को सुनाती है, जिसके बाद रोहित वीर को पुलिस के हवाले कर देता है। तो वहीं अब उसकी सास भी समझ जाती है कि जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक उसी तरह से हर मीठा बोलने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। साथ ही अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए ही उसे कोई काम करना चाहिए। तो वहीं अब सुमन और रोहित भी एक हो जाते हैं। भक्ति एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका थी। भक्ति का तन, मन, धन सब देशभक्ति में डूबा हुआ था। साथ ही भक्ति भगत सिंह की बहुत बड़ी फैन थी। जहां वो घर के मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़ा करती थी, वहीं भगत सिंह को भी रोज पूजा करती थी। ऐसे ही एक दिन भक्ति अपनी क्लास के बच्चों के आगे गीत गा रही थी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय हिंद। भक्ति के जय हिंद बोलते ही क्लास के सभी बच्चे जोर से जय हिंद का नारा लगाते हैं। तभी भक्ति कहती है, बच्चों हमेशा याद रखना, देश के लिए कभी भी कुछ भी करना पड़े तो कभी पीछे मत हटना, क्योंकि हम मिट्टी से ही बने हैं और एक दिन इसी मिट्टी में ही हो जाएंगे। तो हमारे वीर भगत सिंह की तरह सर उठाकर जीना, गुलामी कभी ना करना। इतना कहकर भक्ति अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है और स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने घर वापस आते हुए रास्ते में बैठे कुछ नौजवानों की टोली को बड़े गौर से देखती है, जो मटर गश्ती कर रहे थे। और जैसे ही वो घर आती है, तभी अपने कमरे में लगी हुई भगत सिंह की फोटो के आगे खड़े होकर कहती है, क्या होगा आज की युवा पीढ़ी का, जिसे बस नशे, आवारागर्दी और आलस की आदत है। इन सब के अंदर की देशभक्ति की भावना तो जैसे कपड़ों के मैल की तरह धुल ही गई है। किसी को पता ही नहीं है अपने कर्तव्यों के बारे में। बस हर कोई इसका उसका फैन है, कोई भगत सिंह का फैन नहीं है। भक्ति इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर भक्ति की सास नीना हाथों में पानी का ग्लास लिए आकर कहती है, क्योंकि हर कोई मेरी देशभक्त बहू की तरह
भगत सिंह का फैन नहीं होता है। बेटा आजकल के लोगों में वो साहस नहीं है जो शहीद भगत सिंह में और उसके साथियों में था। आजकल तो लोग काम करके नाम दूसरों का लगा देते हैं। जी माँ जी, सही कह रही हैं आप। आपको पता है, मैं तो अपनी क्लास के बच्चों को हमेशा अच्छी, सच्ची और देशभक्ति की बातें सिखाती हूँ। हाँ बहू, जानती हूँ। चल अब एक काम कर, फ्रेश हो जा और खाना खा ले, फिर शाम को बाजार जा रहा है कुछ सामान लाने। जी माँ जी, ठीक है, जैसा आप कहो। आप खाना लगा लो, मैं अभी आती हूँ। भक्ति की बात सुनकर नीना उसके लिए खाना लगाने चली जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर खाना खाती हैं और शाम को दोनों बाजार जाती हैं। बाजार पहुंचकर नीना सब्जियां ले रही थी, तभी भक्ति की नजर एक गरीब फटे हाल औरत पर जाती है, जो सब्जी वाले की रेहड़ी पर खड़ी सब्जी के दाम पूछ रही थी। साथ ही वो हाथ की सफाई से कुछ सब्जियां अपने झोले में भर रही थी। उसे ऐसे करता हुआ सब्जी वाला और भक्ति दोनों देख लेते हैं। तभी सब्जी वाला कहता है, अरे ये क्या कर रही हो? दाम पूछने के बहाने से सब्जियां चोरी कर रही हो? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया कुछ भी, झूठ बोल रहे हो आप। अरे गरीब हूँ, बेईमान नहीं, मैंने नहीं ली कोई सब्जी, भारत माता की कसम। उस औरत की बात सुनकर भक्ति को गुस्सा आता है और वो उसके पास आकर कहती है, कितनी बड़ी देशद्रोही हो तुम। अरे अपनी बेईमानी छुपाने के लिए अपने ही देश की झूठी कसम खाते हुए शर्म नहीं आ रही? सच तो ये है कि तुम्हें सब्जियां छुपाते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो क्या करूं? मेरे पास जो पैसे हैं वो बहुत कम हैं। उतने में मेरे परिवार के लिए सब्जियां नहीं आ सकती हैं, इसलिए ये किया। अरे मेरे गुरु शहीद भगत सिंह ने तो सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की थी और भागने से भी मना कर दिया था, और तुम सब्जियां चुरा कर भी भारत माता की झूठी कसम खा रही हो। अरे भगत सिंह ने अपने नाम पर फांसी ले ली थी और तुम खुद की हुई चोरी का इल्जाम भी नहीं ले पा रही हो। माफी मांगो अपनी गलती की और वापस करो सारी चोरी की सब्जियां। भक्ति की बातें सुनने के बाद उस औरत का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपनी चुराई हुई सब्जियां वापस लौटा देती है, जिसके बाद भक्ति अपने पैसों से उस गरीब औरत को सब्जियां खरीद कर देती है और कहती है, सुनो, कुछ गलत किया है तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत करो, ऐसे कायर मत बनो। और हाँ, फिर कभी भारत माता का नाम ऐसे किसी भी झूठ को सच बनाने के लिए इस्तेमाल कभी मत करना, ठीक है? इतना बोलकर भक्ति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और भक्ति अपनी देशभक्ति और भगत सिंह के सिद्धांतों को हर तरफ फैलाती रहती। ऐसे ही एक रात जब भक्ति अपने पति अर्जुन के साथ सो रही थी, तभी भक्ति नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम आजाद होंगे, मेरा भारत आजाद होगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भक्ति की आधी रात को नींद में होती इस क्रांति की आवाज से अर्जुन हड़बड़ाहट में उठता है और भक्ति को उठाते हुए कहता है, अरे भक्ति, आंखें खोलो, देखो भारत आजाद हो चुका है, बल्कि भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। उठ जाओ मेरी क्रांतिकारी बीवी। हम आजाद हो गए, भगत सिंह का सपना पूरा हो गया, हम आजाद हो गए, इनकलाब जिंदाबाद। भक्ति, अपनी देशभक्ति और नींद से बाहर आओ। सॉरी अर्जुन, वो मैं सोने से पहले भगत सिंह की एक किताब पढ़ रही थी, उसे पढ़ते पढ़ते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला, तो दिमाग में बस वही सब घूम रहा था। सॉरी, तुम सो जाओ, अब कोई नारा नहीं लगाऊंगी, पक्का। सॉरी। भक्ति की बात सुनकर अर्जुन फिर से सो जाता है और भक्ति भी चुपचाप सो जाती है। यूं ही दिन गुजरते हैं और 15 अगस्त का दिन पास आने को होता है और हर तरफ 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो जाती है। भक्ति भी 15 अगस्त का जश्न मनाने की तैयारी में लग जाती है। वो स्कूल के बच्चों को सिंगिंग और डांसिंग की प्रैक्टिस करवाने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब वो स्कूल से घर आती है, तभी नीना कहती है, अरे बेटा, 15 अगस्त की तैयारी कैसे चल रही है? इस बार क्या करने वाले हैं तेरे बच्चे? माँ जी, इस बार बच्चों को सिंगिंग और डांसिंग दोनों ही सिखा रही हूँ। इस बार मेरी क्लास के बच्चे भगत सिंह के गाने पर परफॉर्म करेंगे और आपको पता है, मैंने अपनी क्लास के सारे बच्चों के लिए भगत सिंह की फोटो वाली टी-शर्ट भी मंगवाई है। जिस तरह से मैं भगत सिंह के रंग में रंगी हूँ, वैसे ही मेरे बच्चे भी इस बार देशभक्ति और भगत सिंह के रंग बिखेरेंगे। और तू क्या करेगी? मैं तो माँ जी, अरे मैं क्यों बताऊँ, आप और अर्जुन जी स्कूल आएंगे, बस तभी देख लेना।
चलो अभी बहुत काम है, वो कर लूं। इतना कहकर भक्ति घर के बाकी कामों में लग जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं और आखिरकार 15 अगस्त का दिन आता है। नीना और अर्जुन फंक्शन के लिए भक्ति के स्कूल जाते हैं, जहां भक्ति की क्लास के बच्चे भगत सिंह का गीत गाते हैं और उनके गाने पर डांस करते हैं। और अंत में भक्ति हाथों में झंडा लेकर कहती है, ताक दुश्मन का किला कर जाएंगे मरते मरते, जिंदा दिल सबको बना जाएंगे मरते मरते। हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए, सबको मर मिटना सिखा जाएंगे मरते मरते। भगत सिंह जुदा हो गया तो क्या हुआ, कौम के दिल को मिला जाएंगे मरते मरते। खंजरे जुल्म गला काट दे परवाह नहीं, तो कैरों का मिटा जाएंगे मरते मरते। क्या जलाएगा तू कमजोर जलाने वाले, आह से तुझको जला जाएंगे मरते मरते। ये ना समझो कि भगत सिंह फांसी पे लटकाया गया, सैकड़ों भगत बना जाएंगे मरते मरते। भक्ति की इस कविता को सुनकर सब लोग खड़े होकर नम आंखों से तालियां बजाते हैं। तभी भक्ति हवा में झूलते झंडे को प्रणाम करती है और कहती है, क्यों, बस स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस पर ही हम सबको देशभक्ति याद आती है। हमारे दिल में हर वक्त देश के लिए इज्जत सम्मान कुछ कर दिखाने का जुनून होना चाहिए। हर उस वीर जवान के लिए प्रेम भाव होना चाहिए जो हमारी ही रक्षा के लिए खुद की जान हथेली पर बॉर्डर पर खड़े होते हैं। करो अपने भारतीय होने पर गर्व, अपने देश पर, अपनी बोली पर, अपने पहनावे पर, क्योंकि सर उठाकर जीना है भगत सिंह की सीख है ये। आओ मेरे साथ जोर से मिलकर बोलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा लगाने के बाद सभी लोग साथ में राष्ट्रीय गान गाते हैं और तिरंगे को फूल अर्पित करते हैं और एक साथ मिलकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और 15 अगस्त के दिन को भक्ति पूर्वक मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।